गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं बच्चों। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म करने वाले हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको कूलाम का नियम पढ़ा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, आपने नोट्स बना लिया होगा और आप पूरी तरीके से उसका रिवीजन कर लिए होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कूलाम के नियम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपको ये सीख मिलेगी कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। बच्चों, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इसकी क्या उपयोगिता है या डेली डे टू डे लाइफ में इसकी क्या उपयोगिता है, ये तमाम बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने आए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा अच्छे से देखेंगे और कोई भी चीज़ अगर इसमें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और निश्चित रूप से बच्चों आपके कन्फ्यूज़न, आपके डाउट्स को हम लेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ने से पहले हम आपको बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं, ताकि जो कूलाम का वेक्टर रूप है वो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपने कक्षा 11th में कक्षा 11th में आप सभी लोग वेक्टर एनालिसिस वाला लेसन ज़रूर किया होगा। उसमें आप लोगों ने देखा कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर से संबंधित त्रिभुज का नियम, वेक्टर से संबंधित बच्चों चतुर्भुज का नियम, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से किए होंगे। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट अच्छे से नहीं किए हैं या आज इस टाइम पर वो भूल गए हैं, उनको दोबारा हम एक छोटा सा रिवीजन देते हैं उन चीज़ों का और फिर आते हैं बेटा हम इस वेक्टर फॉर्म पर। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो सदिश राशि क्या होती हैं, जिन बच्चों को याद है ये चीज़ वो तो सोच रहे हैं अरे सर क्या आप पढ़ा रहे हो। तो बच्चों सुन लीजिए, 2 मिनट आप भी सुन लीजिए, जिनको नहीं आ रहा या भूल गए वो भी इस चीज़ को सुन लें, फिर आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसके बच्चों ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, वह राशि हैं बच्चों जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे आपको पता है बेटा फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से देखिए, वेक्टर एफ कैसे लिखते हैं बच्चों, वेक्टर एफ इस तरीके से। और ये हो गया सदिश राशि। सदिश राशि के प्रकार में आप लोग एक प्रकार पढ़ते हो पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर। जी हाँ, इसकी ज़रूरत है बच्चों हमको। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर। ये बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। इसको हम कहते हैं स्थित सदिश। क्या कहते हैं बेटा, स्थित सदिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है या कोई कन्फ्यूजन है वो आप इसको ध्यान से देखिए। स्थित सदिश क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका बच्चों क्या है, मूल बिंदु 0,0, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो किसी प्लेन में किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए बेटा, किसी प्लेन में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाले सदिश को बताने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, स्थित सदिश कहते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या आपका P है, इसका पोजीशन वेक्टर लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको मूल बिंदु से मिला देंगे। तो मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और जनरली इसको बच्चों हम R से लिखते हैं, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा। क्लियर हुई बात है इतना बेटा। अब ये देखिए, ये जो एरो की लंबाई है बेटा, ये जो एरो की लंबाई है, रेखा की आप लंबाई कह सकते हैं, ये इस पोजीशन वेक्टर का परिमाण कहलाती है। और ये जो डायरेक्शन है, ये देखो नोक, इसकी नोक जिधर जा रही है वो इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। तो लंबाई परिमाण को बताता है और नोक किसको बताता है बेटा, डायरेक्शन को।
तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई दूसरा पॉइंट क्या है बेटा क्यू है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको लेना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ एक रेखा खींच दोगे और यहाँ पे एरो लगा देंगे। ये पोजीशन वेक्टर किसका हो जाएगा बेटा, क्यू का। अगर ये R1 है, इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, R2 हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अच्छे से समझिए तभी कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म आपको आएगा, नहीं तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी प्लेन में किसी भी बिंदु को मूल बिंदु के सापेक्ष दिखाने के लिए जिस सदिश का प्रयोग करते हैं बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इतना समझ में आया? चलिए इसके बाद इसी में आपको ज़रूरत पड़ेगी बेटा एकांक सदिश की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एकांक सदिश। ये क्या है, सदिश का एक प्रकार है बच्चों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, एकांक सदिश। क्या कहते हैं, एकांक सदिश। जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, इस चीज़ को आप समझिए। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं, इसमें दो बातें होती हैं बेटा। पहली बात, इसका जो परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड, वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, एकांक हो, इकाई हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर की ज़रूरत बच्चों हमको किस लिए पड़ती है, तो यूनिट वेक्टर की ज़रूरत हमको डायरेक्शन बताने के लिए पड़ती है। किस लिए पढ़ते हैं बच्चों, डायरेक्शन बताने के लिए। अगर मुझे किसी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो हमको यूनिट वेक्टर अगर पता होगा तो वो हम डायरेक्शन उसी के पदों में बता लेंगे। तो यूनिट वेक्टर जैसे मान लीजिए बेटा, ये आपके पास वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर लेना है तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या करना है बेटा, 1 करना है। तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर ए के परिमाण से आप भाग कर देंगे। वेक्टर ए अपान ये क्या बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का क्या है, परिमाण। ये जो रिजल्ट आएगा इसी को हम बच्चों कहेंगे एकांक सदिश। और एकांक सदिश को कैप से लिखते हैं बेटा। कैसे लिखा जाता है बच्चों, कैप से। इसको पढ़ते हैं ए कैप। तो किसी भी सदिश का अगर आपको एकांक सदिश चाहिए तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के परिमाण से क्या करेंगे, आप भाग कर देंगे सिंपली। तो आपको क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का एकांक सदिश मिल जाएगा। अब इसमें बच्चों ज़रा सोचो क्या है, अब इसमें केवल डायरेक्शन बची है। वेक्टर ए की क्या है, ये डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर हम पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो आपको कितना बताना बच्चों, 1 बताना है। तो मैग्नीट्यूड इसमें से 1 कर दिया गया तो वेक्टर ए की दिशा जो है वो ए कैप के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। इतना समझ में आया आपको? जैसे अच्छा, इसी चीज़ को कहीं कहीं बेटा आप ऐसे भी पाएंगे। ये देखिए वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए को कहीं कहीं ऐसे भी आप देखेंगे लिखा हुआ होता है इस तरीके से। इसको भी हम ए कैप ही कहते हैं बेटा। इसको भी हम क्या कहते हैं, ए कैप ही कहते हैं। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बनाए गए बेटा। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जो बच्चे पढ़े हैं या जिनको याद है वो समझ रहे हैं। देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड एक्सिस, इनके बीच एकांक सदिश इनके लिए निर्धारित किए गए बेटा। एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसे हम लोग बच्चों आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किससे, जे कैप से लिखते हैं। और ये जो आपका है जेड एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बच्चों के कैप से लिखते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुआ। पहली बात तो पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, और पोजीशन वेक्टर में दूसरा आपका हो गया बेटा यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है स्टूडेंट्स, आप उस वेक्टर में उस वेक्टर के परिमाण से भाग करेंगे। चलिए तीसरी चीज़ जो हमको वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी वो है बच्चों त्रिभुज का नियम, वेक्टर संबंधित त्रिभुज का नियम। चलिए हम आपसे ये भी डिस्कस कर देते हैं, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ, इसको बच्चों हम वेक्टर का त्रिभुज नियम कहते हैं। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम क्या कहता है बेटा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज का नियम कहता है, अच्छा ये किस लिए बनाया गया है, ये बेटा दो सदिशों का रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। समझ में आ रहा है आपको? जब भी आपको दो सदिशों का रिजल्टेंट लेना हो तो हम एक बार ज़रूर सोचेंगे कि उसमें त्रिभुज का नियम लगाएं कि ना लगाएं। अब सवाल ये है कि कब त्रिभुज का नियम लगेगा और कब नहीं लगेगा।
तो त्रिभुज का नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है कि अगर दो सदिश आपके पास बेटा इस प्रकार से हो, यदि दो सदिश आपके पास इस प्रकार से हो कि उसको त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सके। त्रिभुज कैसा होता है बच्चों, ये देखिए, ये ऐसे ही तो त्रिभुज होता है। अब इसकी एक भुजा ये हो गई बेटा, दूसरी भुजा ये हो गई, इसी को हम क्रमागत भुजा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रमागत भुजा, जो क्रम से चले, उसी डायरेक्शन में चले, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रमागत भुजा कहेंगे। अब हमारे पास बेटा एक वेक्टर ये हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है कि यदि आपके पास दो सदिश हों, जैसे एक सदिश ये हो गया बेटा और दूसरा सदिश मान लीजिए ये हो गया, नाम अगर लिख दें, इस सदिश का नाम बेटा OA हो गया और दूसरे वाले सदिश का क्या नाम हम लिख लेते हैं, AB लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है कि अगर दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जा सके तो इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का रिजल्टेंट त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होता है, जो कि विपरीत क्रम में ली गई हो। त्रिभुज के तीसरी भुजा के द्वारा जो कि विपरीत क्रम में ली गई हो, उसके द्वारा इन दोनों का बेटा रिजल्टेंट निरूपित होता है। आप देखिए ध्यान से, ये एक क्रम है O से A, फिर A से B। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, वो आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज आप कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम ऐसे चल रहे हैं, तो विपरीत क्रम में लेने का मतलब ऐसे 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 ना आकर के बेटा अब हम ऐसे चलेंगे। तो इसका मतलब ये वेक्टर OA है और ये वेक्टर बेटा AB है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर OB। ये इनका हो गया क्या बेटा, परिणामी। ये त्रिभुज का नियम हमको कहता है। तो अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे वेक्टर OA, ध्यान से देखिए, वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AB, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर R। ये हो गया बेटा त्रिभुज का नियम। आप देखिए, जैसे त्रिभुज में ये क्रमागत भुजाएं हैं, वैसे ये दो सदिश क्रमागत भुजाएं बना रहे हैं। तो जब आप त्रिभुज कंप्लीट करोगे तो जो तीसरी भुजा आएगी वो परिमाण और दिशा में इन दोनों सदिशों का परिणामी हमको बताएगा। तो आज मैंने अभी आपको तीन बातों का रिवीजन कराया बेटा, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर एंड ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का त्रिभुज का नियम। अब ये अगर तीन बातें आपको बेटा समझ में आ गया है तो कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि मेरी गारंटी बेटा कभी भी लाइफ में आपको भूलेगा नहीं और ना ही कोई कन्फ्यूजन होगा। बस आप ध्यान से इसको समझ लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए, और कभी कभी दूसरे तीसरे चौथे जब भी आपको मौका मिले आप इसका रिवीजन करते रहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, लिखना हो तो आप लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, तो इसको हटा रहे हैं अब, ओके, मिटा दे रहे हैं। अब आप हेडिंग डालिए बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो हम देखने वाले हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है बेटा, ओके। चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं हेडिंग, कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का क्या बच्चों, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स, कूलाम्स लॉ। हेडिंग आप लोग बना लीजिए बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है, ये दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बताता है। दो आवेश यदि बेटा स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं तो प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाता है, उस बल का मैग्नीट्यूड
बताने के लिए हमने कूलाम के नियम को सीखा था। तो कूलाम साहब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले इंट्रैक्शन फोर्स को ज्ञात करने का एक बेहतरीन फार्मूला दिया था। आई होप वो फार्मूला आप सबको बच्चों याद होगा। चलिए ठीक है, उस फार्मूले को हम यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहे हैं एक बार। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है बेटा वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इस फार्मूले से दिया जाता है, याद है सबको? चलिए वेरी गुड, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो इसका हमको वेक्टर फॉर्म लेना बेटा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर, वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे काम हमारा नहीं चलता? तो नहीं बच्चों, इससे केवल काम नहीं चलता। आपको पता है बेटा बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है स्टूडेंट्स? सदिश राशि। बल में बेटा दो बातें होंगी, कौन कौन सी? पहली बात उसका परिमाण होगा और उसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगी। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, आप केवल मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन ना बताओ, तो बच्चों दैट इज़ नॉट परफेक्ट। वो अभी पूर्ण नहीं है और वो पूर्ण नॉलेज आपको नहीं देगा। तो ये जो कूलाम साहब का नियम है, ये आप देखो केवल परिमाण ही तो बता रहे हैं कि भाई चलिए दो चार्ज पे लगने वाला बल इतना होगा, लेकिन क्या इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं? क्या इसमें कहीं डायरेक्शन का जिक्र है बच्चों कि डायरेक्शन किधर है? नहीं है ना। तो इसी वजह से हमको कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ना पड़ता है बेटा। और जब कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ लेंगे तो उसमें दोनों बातें आ जाएंगे बच्चों, परिमाण भी उससे ज्ञात हो जाएगा और डायरेक्शन भी। तो है ना इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट है बेटा, ज़रूरत है इसकी, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए बेटा हम देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। समझिए इस चीज़ को। आपके पास ये देखिए निर्देशांक एक्सिस है बेटा, ये आप ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए आपका बच्चों एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे दो चार्ज पड़े हुए हैं। मान लीजिए बेटा ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर एक चार्ज क्या है? Q1। ध्यान से समझिएगा, ये निर्देशांक एक्सिस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज मूल बिंदु है बेटा, इसको हम मान लेते हैं O। तो ये पॉइंट ए है, इस पर एक चार्ज Q1 है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? स्मॉल r दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट B है जिस पर दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है। तो समझ में आया सबको? ये दो चार्ज Q1 और Q2 स्मॉल r दूरी पर किसी प्लेन में रखे हुए हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको बच्चों पोजीशन वेक्टर बताया था। चलिए अगर हम आपसे पूछें कि ए का पोजीशन वेक्टर यानी चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर कैसे हम बताएंगे, तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था बेटा? हमने कहा था जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए उस पॉइंट को मूल बिंदु से मिला दीजिए। कहाँ से मिलाना होगा बच्चों? मूल बिंदु से मिलाना होगा। तो चलिए अगर हम Q1 का पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? उस पॉइंट की तरफ होगी। इसको हम एक नाम दे रहे हैं वेक्टर R1। तो व्हाट इज वेक्टर R1 बेटा? आप समझिएगा, वेक्टर R1 बिंदु A का पोजीशन वेक्टर है। ओके, आगे चलें। चलिए अब ये Q2 जो है पॉइंट B पर रखा हुआ है, तो B का पोजीशन वेक्टर हम इस चीज़ से बना दे रहे हैं बेटा। आप ऐसे देख लीजिए, ये इसको मिला दिया गया। तो पोजीशन वेक्टर चाहिए तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाइए। ये देखिए आपका बेटा दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया, दिस इज योर R2। तो R1 बेटा किसका? Q1 का पोजीशन वेक्टर और R2 किसका पोजीशन वेक्टर? Q2 का पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? ओके, अब आप देखिए ध्यान से। तो अब अगर हम यहाँ ए बी निकालना चाहें, डायरेक्शन बेटा देखिए आप लोग, अगर हम ए बी निकालना चाहें, ए बी का मतलब ये वाली डायरेक्शन और बी ए का मतलब ये वाली डायरेक्शन। तो अगर मुझे इस वाले वेक्टर को चाहिए या इस वाले वेक्टर को चाहिए तो बताओ बेटा हम त्रिभुज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं? सोच रहे हो सर कैसे ज्ञात करेंगे? अरे भाई देखिए यहाँ बेटा त्रिभुज का नियम लग जाएगा। ये देखिए OAB ये त्रिभुज ही तो हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सुविधा होगी बच्चों। यहाँ A बना लीजिए और यहाँ क्या बना लीजिए? B। तो OAB एक त्रिभुज ही तो है, तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, तो त्रिभुज
ओ ए बी में त्रिभुज के नियम से वेक्टर ओ ए, ध्यान से समझिए बेटा इस चीज़ को, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, दिस विल बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। अभी अभी मैंने बेटा त्रिभुज का नियम आपको बताया। अच्छा, हमको चाहिए क्या, वेक्टर ए बी चाहिए, तो यहाँ आप वेक्टर ए बी को रख लीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए बेटा, दिस इज वेक्टर ओ बी माइनस, और ये उधर जाएगा वेक्टर ओ ए हो जाएगा। बोलिए आप लोग समझ में आ रहा सबको, यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिंपली इसको मैंने पक्षांतर कर दिया। अब आगे देखिए, अब ए बी की डायरेक्शन ज़रा देखो, ए से बी की तरफ है बेटा, ये आपका हो गया वेक्टर ए बी। ओ बी क्या है, ओ बी पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बेटा, इसको हमने किससे लिखा, R1। ये वेक्टर ओ बी जो है उसको किससे लिख रहे हैं बेटा, R1 से, तो ये देखिए बेटा आपका हो गया वेक्टर R1 माइनस ओ ए क्यों किससे लिखा जा रहा है, R2 से लिखा जा रहा है, तो दिस इज वेक्टर R2। तो ये हो गया, हमको क्या मिल गया बेटा, ए बी मिल गया। अब ये जो वेक्टर ए बी है, ज़रा सोचिए इसमें क्या क्या बातें हैं बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम चाहते हैं कि ए बी की दिशा में केवल हमको वेक्टर ए बी का केवल परिमाण दिशा चाहिए। वेक्टर ए बी का क्या चाहिए, एक डायरेक्शन मुझे चाहिए ए बी की दिशा में, इसका मैग्नीट्यूड से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना दिमाग लगाइए बच्चों, अगर मुझे वेक्टर ए बी का केवल डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हाँ बताइए क्या ज्ञात करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो सर हम आपको कैसे बताएं, आप तो मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं। चलिए डोंट वरी बेटा, आपको यदि आ रहा है तो समझ लीजिए हमने सुन लिया। तो अगर ए बी का डायरेक्शन आपको केवल चाहिए तो इसका बेटा यूनिट वेक्टर लेना होगा। क्या लेना होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, उस वेक्टर के परिमाण से भाग कर देते हैं बस, तो वेक्टर ए बी का हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और आप आगे देखिए इस चीज़ को। अब इसी को उठा करके हम यहाँ लिख रहे हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। इसका बेटा देखिए एक छोटा सा सिंबल कैसे बनाया जा रहा है, ज़रा इसकी डायरेक्शन देखो बेटा, कहाँ से कहाँ तक है, बी से ए की तरफ है, कहाँ से कहाँ तक है, बी से बेटा ए की तरफ है, तो बी से कहाँ की तरफ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। वेक्टर ए बी ये ठीक हो गया, ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, बी का बेटा R1 है और ए का पोजीशन वेक्टर हमने R2 लिखा, चलिए सही है ये। तो इस चीज़ को देखो, ये वेक्टर ए बी कहाँ है, ए बी, ए से बी जा रहे हैं, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना बेटा 2, ए का पोजीशन वेक्टर कितना R2 से लिखा गया है, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है R1 यानी 1। तो ये चीज़ बेटा, इस चीज़ को हम ऐसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं। नहीं समझ में आया कैसे मैंने इसको लिखा, चलिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ बच्चों, जब तक ना समझ में आए तब तक आप ध्यान से देखिए बेटा। हमने कहा ए बी, ज़रा इसको देखो, पहले ए आया फिर क्या आया बेटा, बी आया, तो इसीलिए पहले ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ लिखेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर 2 से लिखा गया है तो R2 हो गया, और बी का पोजीशन वेक्टर 1 से लिखा गया है, देखिए R1, इसलिए यहाँ 1। तो जो इतनी बड़ी चीज़ है बेटा उसको छोटे में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, वेक्टर R2 1, ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए बी। अब ज़रा सोचो, अगर इसका बेटा हमको केवल यूनिट वेक्टर चाहिए, केवल डायरेक्शन चाहिए, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे वेक्टर ए बी की दिशा में, वेक्टर ए बी की दिशा में एकांक सदिश। वेक्टर ए बी की दिशा में क्या बच्चों चाहिए हमको, एकांक सदिश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर ए बी है R21, इसका बेटा एकांक सदिश अगर हमको चाहिए, ये ए बी और R21 एक ही बातें हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी का परिमाण, ज़रा देखो बेटा वेक्टर ए बी, यही तो वेक्टर ए बी है, और इसके परिमाण को हमने किससे लिखा है, स्मॉल r से लिखा है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, स्मॉल r, क्या हो जाएगा, स्मॉल r। और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ये आपका बेटा R21। क्या ये बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे बच्चों R21 भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो ए बी की दिशा में एकांक सदिश मिल गया हमको, मतलब ये जो बेटा ए बी ये R21 है, R21 का कैप है
ये ए बी डायरेक्शन को बताएगा, यानी इस वाले डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर हमको बेटा बी ए की दिशा में एकांक सदिश चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? पहले कौन सा पॉइंट है? चलिए यहाँ भी वही हम लिख रहे हैं आर, तो बी से ए जाना है। बी का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों? 1, और ए का पोजीशन वेक्टर कितना है? 2 से लिखा गया, तो ये हो जाएगा R21 का कैप। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? ओके, अब R21 का मॉड कितना होगा? ये वेक्टर बी है, इसका परिमाण वापस स्मॉल r होगा। देख लीजिए बच्चों, हम चाहे ए बी का परिमाण पूछें तब भी स्मॉल r, बी ए का परिमाण पूछे तब भी स्मॉल r, तो यहाँ पे फिर वापस स्मॉल r आएगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा वेक्टर होगा बेटा? तो लिखेंगे r, देखिए यहाँ 21 था तो 21 आया है, यहाँ पे 21 था तो कितना आया बेटा? 21, तो यहाँ पे 12 है तो क्या आ जाएगा? 12। ये तो ए बी की डायरेक्शन में एकांक सदिश बेटा R21 के द्वारा वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और बी ए की दिशा में एकांक सदिश अगर आपको लेना है तो R12 का कैप बराबर वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई r। ये बातें आपको क्लियर हुआ बेटा? चलिए, अब आप सोच रहे होंगे अभी तो सर वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ाया ही नहीं कूलाम के नियम का। तो बच्चों, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म ही चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए आगे देखिए, अब आपको पता है बेटा कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों पर एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको किस फार्मूले के द्वारा दिया जाता है? देखिए यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा आपको डायग्राम की बातें समझाते हैं फिर से वापस। ये बेटा एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, यानी ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। ये जो Q2 है ना बेटा, Q2 वो इस पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में? बाहर की तरफ। अरे बच्चों, तभी तो रिपल्सन होगा, अपनी तरफ खींचेगा तब तो अट्रैक्शन हो जाएगा। आप क्या करोगे? ये जो Q1 है बेटा, Q2 पर जो बल लगाया उसकी डायरेक्शन ये देखो, ये F किस पर फोर्स लगा बेटा? चार्ज 2 पर। किसके द्वारा लगा? 1 के द्वारा। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लग गया। समझ में आ रही बातें बेटा? एक एक चीज़ आप अच्छे से समझिए। सिंबल कैसे लिखे जाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, जब आप अच्छे से समझे रहोगे तब आपको बच्चों फिजिक्स की फीलिंग आएगी, तब आपको कोई चीज़ कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए बेटा कैसे मैंने इसको लिखा। तो Q2 पर कौन फोर्स लगा रहा है? Q1। तो Q2 पर फोर्स लगा इसलिए मैंने 2 लिखा। किसने लगाया? 1 ने लगाया, इसलिए यहाँ 1 लिखा। तो Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पढ़ते कैसे? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार बेटा अगर हम दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल ज्ञात करेंगे तो ज़रा देखिए बेटा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये भी एक फोर्स है, कौन किस पर लगाया? तो दूसरे ने बेटा 1 पर लगाया, तो 1 पर लगा पहले उसको लिखेंगे, किसने लगाया? 2 ने, फिर उसको लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए अगर हम बेटा Q1 पर बल लिखें, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड, चलिए यहाँ दिख रहा है, तो आवेश यहाँ पर लिख दे रहे हैं बेटा, आवेश Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 पर लगने वाला बल। ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, कूलाम का नियम केवल हमको मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो Q1 पर बल चाहिए, तो देखिए फोर्स ऑन फर्स्ट, कौन लगाया बच्चों? सेकंड ने लगाया। चूँकि हमको केवल परिमाण लेना है इसलिए इसको मॉड में बंद कर देंगे, या सिंपली इसी चीज़ को बेटा केवल आप F21 भी लिख सकते हो, जो आपको इच्छा है वो आप लिख सकते हैं। और ये क्या होता कूलाम साहब ने बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या बेटा? R²। ये क्या हो गया?
ये हो गया बल का परिमाण। अब ज़रा सोचो आप लोग बेटा कि ये जो बल लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। Q1 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। Q1 पे लगने वाले बल की डायरेक्शन बेटा ये है, ये एरो आपको दिख रहा है और ये किस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट है, देखिए वेक्टर ए बी। ए से बी की तरफ बेटा ये फोर्स आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ए बी दिख रहा सबको। तो वेक्टर ए बी की दिशा में ये फोर्स लगा, तो जो ए बी की डायरेक्शन होगी बेटा, जो ए बी की डायरेक्शन होगी वही F21 की भी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब F21 के परिमाण में अगर हम ए बी की डायरेक्शन इंक्लूड कर दें तो ये बेटा वेक्टर F12 का डायरेक्शन और परिमाण दोनों मिल जाएगा। बिल्कुल बेटा, इस बात को मैं लिख रहा हूँ क्योंकि F21 की दिशा बच्चों किधर है, वेक्टर ए बी। किस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी की दिशा में है, इसलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम माड हटा देंगे, वेक्टर लाएंगे, इसमें हम डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं। और ए बी की दिशा में एकांक सदिश, ए बी की दिशा में एकांक सदिश बेटा आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए, ये लिखा पड़ा है ए बी की डायरेक्शन में एकांक सदिश R21 बराबर दिस। तो इसको लेके चले वहाँ बेटा, ओके। अब हमको परिमाण और दिशा दोनों लिखना है, तो ये हो गया आपका बच्चों परिमाण 1/4πε0 और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या बेटा R²। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब ए बी की दिशा में डायरेक्शन चाहिए, तो ए बी का एकांक सदिश यहाँ बच्चों हमको लिखना होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ R21 डिवाइडेड बाई क्या बेटा स्मॉल r। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई बच्चों? बहुत मुश्किल काम नहीं है, यही सेंटर पॉइंट है बेटा इस टॉपिक का। ये तो हमको क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। आप देख लो यूनिट वेक्टर किसका, ए बी। और किसी भी सदिश का जो यूनिट वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन को बताता है। क्योंकि इस बल की डायरेक्शन इधर है यानी ए बी की दिशा में, इसलिए ए बी की दिशा इसको हमने क्या किया बेटा यहाँ पे लगा दिया इनटू के रूप में। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे R² और यहाँ पे R, ये आपका हो जाएगा F21 दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 दिस इज 1 दिस इज 2 R² इंटू R क्या हो जाएगा R3। ये जो आया बेटा आपका, अच्छा यहाँ पे ये रहेगा बेटा वेक्टर R21, ओके। ये यहाँ पे रहेगा वेक्टर R21। तो आप यहाँ से देख लीजिए बेटा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आप ध्यान से देख लीजिए, ये कूलॉम के नियम का क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म है। तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट करके पूछिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर इस टॉपिक में बेटा कहीं भी आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वीडियो को रिवीजन करके देखोगे। आप जो है वीडियो को पॉज कर दीजिए या पीछे चले जाइए, वीडियो को शुरू से देखिए या जहाँ से प्रॉब्लम फिर से रिपीट करके देखिए। तब भी यदि आपका डाउट क्लियर ना होता तो आप क्या करिए, आप इसको कमेंट कर दीजिए हमको कि सर ये टॉपिक आप फिर से आप दोबारा पढ़ाइए। तो हम बच्चों दोबारा आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पर और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से इसमें आपको समझाएं। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप निसंकोच आप मुझे कमेंट करें। अच्छा ये तो हो गया बेटा इसकी बातें। चलिए अब अगर हम F21 अगर हमको चाहिए बेटा, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो अगर हमको ये वाला फोर्स चाहिए तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा F21। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है बच्चों। एक्चुअली में हमने बेटा क्या निकाल लिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, मिस्टेक हो गया है। हम क्या निकाल रहे थे, F12 क्या निकाल रहे थे, नहीं सही है, F12 निकाल रहे थे। हाँ, यहाँ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई बेटा, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, इसको आप सही कर लीजिए बेटा। F12 यहाँ होना चाहिए
तो यहाँ पे हम 2 1 कर दिए हैं। वेरी सॉरी बच्चों, ध्यान हम दिए नहीं, बाकी सारी चीज़ें सही हैं बेटा। F12 आएगा बेटा, F12 बना लीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई मुझसे, इसके लिए सॉरी बच्चों। आप बना लीजिए F12, तो इसका मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये बाकी सारी चीज़ें बेटा सही है। F12 की डायरेक्शन आप देखिए इधर है, तो ये AB की डायरेक्शन में, तो AB का एकांक सदिश ये है। अब ये सही हो गया बेटा, ओके। चलिए अब हम अगर इस पर काम करें बेटा, इस पर जो बल लग रहा है F21, तो बेटा हो गया वेक्टर F21, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो परिमाण वही रहेगा बेटा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। डायरेक्शन F21 की देखो किधर बेटा, BA की तरफ है, और BA का एकांक सदिश देखो यहाँ बेटा ये लिखा हुआ है। BA का एकांक सदिश लिख दें यहाँ पे इनटू के रूप में, ये हो जाएगा वेक्टर r12 डिवाइडेड बाई वेक्टर r। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बेटा, ये हो जाएगा F12 दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², और r ये r³ हो गया r12, ये हो गया बेटा दूसरा वाला फोर्स। तो इस तरीके से बेटा कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने आज स्टडी किया। अब आपको फाइनली लास्ट में हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं बेटा, इस कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है उससे हमको क्या क्या नॉलेज होता है, उससे हमको बच्चों क्या क्या नॉलेज होता है। तो कूलाम का जो नियम है बेटा, उससे वेक्टर फॉर्म से 3 बातें हमको पता चलती हैं। कितनी बातें बेटा? 3 बातें। तीनों बातें स्टार के रूप में आपको हम लिखवा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे मिटाना होगा बेटा इसमें से, आप नोट कर लिए सारी चीज़ें, ठीक है, नोट कर लीजिए, ओके। चलिए कूलाम के नियम का महत्व या कूलाम का नियम जो है बेटा वो हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ देखिए, ये जो एक क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, ये दोनों ही क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या ये सारी चीज़ें बेटा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये सब क्या है बेटा बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा बराबर है। ये जो r वेक्टर r12 का माड वेक्टर r21 के माड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा उल्टा है। डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। तो समीकरण 1 और 2 से क्लियर है कि ये दोनों फोर्स का परिमाण बराबर है। समीकरण 1 तथा 2 से माड ऑफ F12 वेक्टर F12 जो होगा बेटा उसका माड क्या है F21 के माड के बराबर है। परिमाण में दोनों बराबर है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन में क्या है भिन्न भिन्न है, तो एक माइनस लगा दीजिए, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब बेटा ऐसे दो फोर्स जो परिमाण में बराबर और दिशा में क्या हो बच्चों विपरीत हो, तो ऐसी बातें कहाँ पे होती हैं बेटा? न्यूटन के तृतीय नियम में। सही समझा आप लोगों ने बेटा? न्यूटन के तृतीय नियम में यही बताया जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर इस चार्ज ने इस पर बल लगाया इतना, तो इसने भी इस पर इतना ही बल लगाएगा, ये भी इस पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगा बेटा? जस्ट अपोजिट होगा। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म जो है बेटा न्यूटन के तीसरे नियम को हमको सूचना देता है, जानकारी देता है। इसका मतलब जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम को बेटा फॉलो करता है। यस, तो इस बात को हम लिख देते हैं, जो कि न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम बेटा? तृतीय नियम है, तृतीय नियम है। चलिए वेक्टर फॉर्म से पहला इन्फॉर्मेशन तो हमको ये मिल गया कि भाई चलिए ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, कूलाम का नियम इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को पालन करता है। दूसरा स्टार बेटा, दूसरी बात ये हमको क्या बताता है, ये फोर्स क्या बताता है? दूसरी बात ये बताता है बेटा, पहली बात यही आपने देखा, डायरेक्शन बताता है, आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की
दिशा को व्यक्त करता है, तो ये जो न्यूटन कूलाम का वेक्टर फॉर्म है वो क्या बताया हमको, ये हमको क्या जानकारी और दिया बच्चों, दो आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा। तीसरा जो इन्फॉर्मेशन ये हमको देता है बेटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखिए बेटा, इस चार्ज पर लगने वाला बल देखो इस डायरेक्शन में, इस चार्ज पे लगने वाला बल इस डायरेक्शन में, तो ये जो बल है बल की दिशा ज़रा देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा पर है, दोनों आवेशों की मिलाने वाली बच्चों रेखा पर हैं। इसका मतलब ऐसे बल को हम बच्चों केंद्रीय बल कहते हैं। कैसा बल कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। समझ लीजिए अच्छे से, यदि दो वस्तुओं पर लगने वाला बल उन वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो बच्चों, यदि दो बॉडी पर, दो पिंड पर, दो वस्तुओं पर आरोपित बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हों, तो ऐसे बल को सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए वेरी गुड, इस बात को हम लिख लेते हैं। कूलाम बल, इसको मैं लिख सकता हूँ, कूलाम बल एक कैसा बल होता है बच्चों? केंद्रीय, एक केंद्रीय बल। कैसा बल होता है बेटा? केंद्रीय, सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बच्चों? केंद्रीय बल होता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने फिनिश किया किसको? कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको बच्चों सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बेटा रिपीट करके देखिएगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे कल। तब तक इस वीडियो को बेटा अच्छे से देखिए और इसका नोट्स बनाइए, इसको नोट करिए और जो भी डाउट है आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।